हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11th थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और पिछले क्लास में हमने किया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की थी। आपने देखेंगे, वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे ऐसे कॉमन फिनोमेना जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं वो उनकी वजह क्या है, उस वजह को मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें। अब हम लोग उसके आगे जो टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। ये अगला जो टॉपिक दे रखा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हीट जाता है। जैसे हमने कहा था ना कि जब हीट देते हैं किसी बॉडी को तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन हम देते कैसे हैं, किस तरीके से हीट जाता है। तो हीट जाने का एक बॉडी से दूसरे बॉडी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई सारे मोड है। तो आज हम लोग उन्हीं मोड के बारे में शुरू करेंगे और अलग अलग क्लासेस में अलग अलग मोड बताएंगे, क्योंकि उसके अपने अपने डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो हम लोग मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम करने जा रहे हैं आज। ठीक है, क्या कर रहे थे वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ओके, ये है मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। एक बॉडी, एक जो हीट है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। तो क्या देखा गया है कि जैसे कोई बॉडी को हम लोग हीट करते हैं, एक रॉड ही है, ये इसको हीट करते हैं, या पानी ही है। अगर हम लोग हीट करते हैं तो एक बर्तन में पानी लेते हैं, पहले हीट देते हैं तो बर्तन का निचला हिस्सा गर्म होता है, फिर हल्के 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 हीट ऊपर जाता है ना। या रॉड है तो रॉड को एक तरफ से गर्म कर रहे तो दूसरा तरफ ठंडा ही रहता है, वो गर्म बहुत हो गया मगर दूसरी तरफ ठंडा होता है, मगर थोड़ी देर तक हीट होने करने के बाद वो दूसरा एंड पे थोड़े थोड़े हीट बढ़ने लगता है, और काफ़ी देर के बाद दूसरा एंड भी गर्म होता है। तो क्या देखा गया, एक सॉलिड में जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, लिक्विड में मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, या फिर गैस में ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है। तो ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है, और उसी के हिसाब से जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट कितने तरह के, 3 टाइप्स के हैं। एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। तो मैं लिखता हूँ इसको, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये दे रखा है मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। ये जो कंडक्शन है स्पेशली सॉलिड के अंदर होता है। ये जितने भी बॉडी, सॉलिड बॉडी को हम लोग हीट करते हैं, हीट जो सॉलिड बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, वो जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है उसको हम लोग कंडक्शन के नाम से जानते हैं। कन्वेक्शन, इसमें जो है ना लिक्विड के अंदर, स्पेशली लिक्विड के अंदर होता है, लिक्विड एंड गैस के अंदर होता है। ये लिक्विड एंड गैस, इन दोनों में अंतर पे जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। और रेडिएशन जो होता है, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, ये विदाउट मीडियम, बगैर मीडियम का ही हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे इसमें क्या था, सॉलिड के एक बॉडी के, सॉलिड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट जाता है, तो सॉलिड एक मीडियम है जिसमें हीट जाता है। लिक्विड में या गैस में, लिक्विड या गैस एक मीडियम है जिसमें हीट जाता है, कन्वेक्शन मोड कहलाता है। लेकिन हीट जाने के लिए लिक्विड या गैस होना ज़रूरी है। यहाँ रेडिएशन में हीट
जो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, यहाँ बीच में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस। जैसे सन से जो लाइट आ रहा है अर्थ पे, ठीक है, तो अर्थ से जब सन से जो लाइट आ रहा है तो बीच में आसमान से हम लोग बोलते हैं कि बहुत, तो अर्थ पे तो हमारा अर्थ है, फिर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर एक गैस, मिक्सचर ऑफ गैस है, और उसके ऊपर जाएंगे तो ये गैस भी कम हो जाता है, वैक्यूम आ जाता है। तो वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं, फिर भी जो हीट है, सन की जो लाइट है, हीट है, अर्थ पे आता है। तो ये जो लाइट, सन से जो लाइट आ रहा है, हीट आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को हम लोग कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, तो हीट फ्रॉम सन टू अर्थ, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। वैसे तो हीट चारों तरफ जाता है, सन से जो हीट निकलता है वो चारों तरफ जाता है, लेकिन हम लोग अपने अर्थ के हिसाब से ले रहे हैं कि अर्थ पे जो आता है हीट, वो जिस मोड से आता है उसको हम लोग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो ये दे रखा है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम भी यूँ कह सकते हैं, वैक्यूम में भी। अब ये चलते हम लोग कंडक्शन जो है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे ये ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, क्या क्या इसके डिटेल कंसेप्ट है। जाहिर हम लोग 11th क्लास में है तो थोड़ा डिटेल तो पढ़ते ही हैं इसमें, तो इसको डिटेल देखते हैं कंडक्शन का, कि कैसे हीट सॉलिड में ट्रांसफ़र होता है। इनका भी देखेंगे एक एक करके, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे देखते चलेंगे कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कैसे डराइव है, ये सब के अलग अलग हैं। तो हम लोग करेंगे इसको आगे। पहले हम लोग कंडक्शन शुरू कर रहे हैं। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, नोट करिए, मिटाएंगे, कंडक्शन शुरू करेंगे। थर्मल कंडक्शन देखते हैं। थर्मल कंडक्शन में क्या बताया कि जब कभी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, जैसे मान लो एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये इस तरह से, और इस रॉड को मान लो यहाँ से हीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से हीट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे पहले हीट होगा, फिर ये हीट हल्के हल्के इधर जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, और होते होते काफ़ी देर के बाद इस एंड तक हीट पहुँचेगा। ठीक है, तो इस बॉडी में जो कोई रॉड होता है, कोई शीट होता है, या कोई क्यूबिकल ब्लॉक होता है, जब किसी एक एंड पे या किसी एक तरफ हीट करते हैं तो पहले उधर हीट होता है, और वही हीट हल्के हल्के आगे की तरफ जाता है। तो वो आगे की तरफ कैसे जाता है? ठीक है, वो आगे की तरफ कैसे जाता है, हीट जाता है या कुछ और होता है? तो सॉलिड बॉडी में हम लोग जानते हैं कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। सॉलिड में तो जानते हैं ना, डेफिनेट सेट, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट साइज, ये सब तो हम लोग बचपन में पढ़ा है आप लोगों ने। तो क्या बताया कि जो सॉलिड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम से मिलके बना होता है, वो सभी टाइटली पैक्ड होते हैं, मगर उसमें एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी? या तो वाइब्रेशनल एनर्जी, हमने बताया था टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज बेस्ड ऑन वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ऐसा होता है ना, यानी वो वाइब्रेट करता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, या फिर मूव करता है, इस तरह का डिपेंड करता है किस तरह का बॉडी है। तो सॉलिड में हम लोगों ने बताया था कि वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होता है, रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है टाइटली बाउंड होते हैं, फ्री नहीं होते। तो फ्री तो ट्रांसलेटरी मोशन में होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होने के लिए फ्री होना पड़ेगा, तो वो फ्री होता नहीं है सॉलिड में। तो ये वाइब्रेट करते रहते हैं। अब मैं एक पार्टिकल है, मान लो ये यहाँ मॉलिक्यूल है, ये वाइब्रेट कर रहा था, इसके मीन पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट कर रहा हुआ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे वाइब्रेट कर रहा हुआ अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे। सॉलिड के अंदर एक बॉडी सॉलिड लिया है, उसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे अपने मीन पोजीशन पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेफ्ट राइट वाइब्रेट कर रहे होंगे। उनका अपना एक मीन पोजीशन होगा, एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन जब हम लोग हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा, उसका वाइब्रेशन का, वाइब्रेट तो अभी भी वहीं पे कर रहा होगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा वो मैं बना के दिखाता हूं। जैसे ये पार्टिकल था, अब अगर ये वाइब्रेट करेगा, एनर्जी मिल रहा है इसको यहाँ से,
तो ये जो वाइब्रेट करेगा तो अब ऐसे इतना दूरी पे वाइब्रेट करने लगेगा, अब इतना लंबा होगा, एम्पलीट्यूड होगा। इसका मीन पोजीशन तो ये है और इसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड का लगा। तो अब इसका जो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो अब जब ये एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो यहाँ पे जो दूसरा एटम था जिसका अपना मीन पोजीशन इतना था, ये उससे जाके टकराने लगेगा बार बार। नहीं, एक सॉलिड मॉलिक्यूल यहाँ था, एक सॉलिड मॉलिक्यूल यहाँ, एक सॉलिड मॉलिक्यूल यहाँ, अपने मीन पोजीशन पे ये वाइब्रेट कर रहा है, अपने मीन पोजीशन पे वो वाइब्रेट कर रहा है, वो आगे वाला वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन जब यहाँ हीट देने लगेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वो उससे जाके टकराने लगेगा, बार बार टकराने लगेगा, बार बार, क्योंकि यहाँ तो हीट मिल रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड तो बढ़ता ही जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो वो उसको बार बार टकराएगा, बार बार टकराएगा, बार बार, तो वो उसको एनर्जी बार बार टकराने को इसे देने लगेगा। जब उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा तो उसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ने लगेगा, उसका भी वाइब्रेशन का जो रेंज है एम्पलीट्यूड का वो बढ़ने लगेगा। फिर वो अपने बाद वाले को हिट करने लगेगा। जब वो अपने बाद वाले को हिट करेगा तो उसको भी एनर्जी मिलने लगेगा। जब वो एनर्जी मिलेगा तो वो उसका भी वाइब्रेशन। तो इस तरह से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं वहाँ के मॉलिक्यूल का, एटम का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो अपने मीन पोजीशन पे सॉलिड में वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। वो नियर बाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नियर बाई जो एटम्स या मॉलिक्यूल, उनसे कोलाइड करने लगता है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। पहले हल्के हल्के टकराते थे, अब तेजी से टकरा रहे, जल्दी जल्दी। तो अब ज़्यादा एनर्जी उसको मिलने लगा, फिर उसको मिलेगा एनर्जी तो उसका फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, फिर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने लगेगा, फिर वो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे करते करते काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी बढ़ने लगता है, इसकी गर्मी यानी हीट इधर जाने लगता है, फिर बढ़ते 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 ये इस तरह से हीट आगे की तरफ जाता है। कितनी बात सुनी। तो क्या बताया कि जब सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से एनर्जी ट्रांसफर, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ जाता है और उस वाइब्रेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी कोलिजन की वजह से ट्रांसफर होने लगता है, और वो कोलिजन की वजह से ट्रांसफर होते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, ट्रांसफर होते जाता है, कोलाइड होता है, ट्रांसफर होता है, आगे बढ़ता है, इस तरह से चलने लगता है। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या बताया कि जैसे ये जो पूरी बॉडी है, ये तो एक रॉड के फॉर्म में हम दिखा रहे हैं, ऐसे कोई भी सॉलिड बॉडी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन हम लोग समझाने के लिए एक रॉड के शेप में ले लिया। अब क्या बताया कि ये जो सॉलिड बॉडी रॉड है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो खीरे देखा, खीरा, खीरे तो देखा होगा, गाजर देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, गाजर को काटते हैं, तो इतने लंबा गाजर है उसको पतले 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 काटते हैं, अपने अपने सलाद वाला बनाते हैं खाने के लिए, तो पतले पतले काटते हैं, तो छोटे 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 गोल गोल पीस हो जाते हैं। इतना लंबा केला, और सॉरी गाजर, इतना लंबा गाजर या खीरे काट काट के हम लोग पतले 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 शीट कर देते हैं, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। आलू काटते हैं, आलू को, आलू का जो चिप्स बनाना होता है तो पतले 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 बांध काटते हैं, देखा तो होगा। ऐसे ही बोला कि अगर ये रॉड है, ये इमेजिन करते हैं कि अगर पतली 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 शीट काट दें तो ये पूरा रॉड जो है ना ऐसे शीट से मिलके बना हुआ है, नहीं, ऐसे पतली पतली शीट से मिलके बना हुआ है। जैसे ये एक शीट हो गया, है ना, एक शीट ये हो गया, ये एक शीट हो गया, ठीक, ऐसे ही हम लोग, ये एक शीट हो गया, इस तरह से पतले पतले शीट से मिलकर बना हुआ, ये हम लोग मान लेते हैं। और ये जो है ना, हर एक शीट जो है ना, जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर है, तो जब ऐसे काटेंगे तो एक पतला सा डिस्क टाइप का बन जाएगा, डिस्क प्लेट टाइप का, सर्कुलर प्लेट टाइप का बन जाएगा। सर्कुलर प्लेट, जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं, प्लेट सर्किल होता है ना, तो सर्कुलर प्लेट, तो ऐसे सर्किल 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 डिस्क, डिस्क बन जाता है, और सारे एक साथ लग जाते हैं तो एक सिलेंडर बन जाता है। कितनी बात सुने। तो वो जो थिन शीट है उसका, इस यानी कि इस पूरे रॉड का ऐसे थिन शीट या थिन प्लेट से मिलके बना हुआ है ये रॉड, ये हम लोग मानते हैं इसको, ठीक है।
मान लिया हम लोगों ने कि ये पूरा रॉड जो है थिन शीट के कॉम्बिनेशन से ये पूरा रॉड बना हुआ है। अब एक जो थिन शीट है, एक थिन शीट ये है, जैसे रेड वाला दिखा है, एक ब्लैक वाला है, ये इस तरह से। मैं इसको अगर दूसरे कलर से और बनाता, कैसे बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, ऐसे। ये ब्लैक से बना दिया, ये ब्लू से बना दिया, ये थोड़ा पास पास हो गया है तो मैं थोड़ा अलग से बना देता हूं ऐसे देखने के लिए। ये है, ये थोड़ा अलग अलग बना देता हूं मैं समझने के लिए। ये है, ये इस तरह से, इस तरह से अलग अलग शीट का बना दिया हमने। कहती बात समझ में? तो क्या बताया कि जो हम लोग यहाँ हीट देंगे तो पहले ये एक शीट गर्म होगा, पूरा शीट पे हीट आएगा। हीट जो ना हॉट बॉडी इधर है तो हीट इधर से ट्रांसफर हो रहा है। हीट को हम लोग क्यू से दिखा रहे हैं, हम लोग हीट को क्यू से दिखाते हैं। हीट का यूनिट होता है जूल। तो जैसे पहले जब हीट देंगे तो ऐसे तो यहाँ से हो रहा, अलग में समझाने के लिए मैं, तो ये जो पूरा एक शीट है ना, ये पूरा शीट पहले गर्म होगा। फिर जब ये शीट पूरा गर्म हो जाएगा तब ये कुछ हीट इसको देगा। तो पहले जो हीट आएगा लेफ्ट से राइट, यानी हॉटर साइड से कूलर साइड की तरफ जब हीट आएगा तो वो पहले जो क्रॉस सेक्शन है वो हीट अपने को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक, तो जो हीट आएगा उसका अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, क्योंकि हीट लेफ्ट से आया तो उसने अब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब किया तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ा। साथ में इसका ऊपर से एक साइड का सेक्शन है, जैसे हम लोग मान लो ये हमारा इस तरह से है तो हम लोग ऐसे कट कट पीस करेंगे तो इसका ऊपर का भी तो पार्ट है, तो वो हीट किधर जाएगा? वो हीट तो बाहर निकल जाएगा, वो हीट इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो जो आउटर कवर है, आउटर वाला जो पार्ट है, उससे जो हीट जाता है वो बाहर की तरफ रेडिएट हो जाता है, चाहे वो रेडिएशन के फॉर्म में हो या कंडक्शन के फॉर्म में, वो एयर में चला जाता है, तो वो तो वेस्ट हो जाता है, इसमें कैलकुलेट नहीं होता। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। और जो बचा हुआ एनर्जी है, इसके बाद कुछ एनर्जी ये इसको दे देता है। कितनी बात सुन में आई? तो क्या समझ में आए कि किसी भी क्रॉस सेक्शन को जब हॉटर साइड से कूलर साइड की तरफ हीट जाता है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन जो हीट मिलता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट तो वो अपने लिए लेता है जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। दूसरा पार्ट जो सराउंडिंग का उधर साइड का होता है जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और तीसरा पार्ट जो बचा हुआ हीट होता है, जब उसके पास अपना टेम्परेचर के हिसाब से हो जाता है तो अपने नियर बाई शीट्स को सप्लाई करता है हीट। तो इस तरह से जो हीट होता है वो तीन पार्ट में सेल्फ यूज करता है, सराउंडिंग में जाता है, और फिर जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी होता है वो नेक्स्ट नियर बाई शीट को ट्रांसफर होता है। कितनी बात सुनी? अब ये जो शीट है जिस पे अभी हीट आया है उसने गेन किया, जितना भी हीट गेन करना था उसने हीट गेन कर लिया, और बाकी एक्सेस हो रहा था या बढ़ रहा था तो उसने आगे बढ़ा दिया। तो इधर से हीट आ रहा है, खुद का टेम्परेचर बढ़ रहा है, खुद एरिया का उस क्रॉस सेक्शन का, बाकी रेडिएट हो रहा है, और जो बच रहा है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन को हम लोग कहते हैं ये एक आइसोथर्मल स्टेट हो जाता है। आइसोथर्मल स्टेट क्या मतलब हुआ कि इस पूरे सेक्शन में यहाँ इस पूरे सेक्शन में यहाँ टेम्परेचर बराबर होगा इस शीट पे, मगर इसके बाद वाला शीट पे अलग टेम्परेचर होगा, क्योंकि वो तो हीट इधर से जा रहा है ना। तो ये जब जितना इसको एनर्जी मिला इसकी वजह से इसका तो टेम्परेचर पूरे बॉडी पे एक जैसा हो गया, मगर अभी नेक्स्ट वाले को दिया तो उसका टेम्परेचर कम है। तो क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग हॉटर साइड से कूलर साइड की तरफ जाते हैं तो हर सेक्शन में टेम्परेचर अलग अलग होता है। लेफ्ट वाले जिधर हॉट पार्ट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो कोल्डर पार्ट होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। अगर हम लोग दो पार्ट ले लें तो यहाँ पे मान लो T1 है और यहाँ पे T2 है, तो कौन ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा? T1 ज़्यादा होगा, क्योंकि हीट हम लोग यहाँ से दे रहे हैं। अगर हीट यहाँ से देते तो इधर होता, लेकिन कन्वेंशन के लिए हम लोग लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं तो T1 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा।
ठीक है, T2 के कंपेयर में। तो क्या देखते हैं कि जब हीट जा रहा होगा किसी भी सॉलिड बॉडी में, तो वो काइनेटिक एनर्जी के वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफर होता है। वो जब ट्रांसफर होता है तो उसका जो एनर्जी मिलता है, तो पहला जो एक क्रॉस सेक्शन है, जैसे थिन क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लिया, वो एक आइसोथर्मल स्टेट हो जाता अपना टेम्परेचर बढ़ा के। जो साइड से टेम्परेचर मिलता है, हीट मिलता है, वो साइड में एवापोरेट हो जाता है, सॉरी रेडिएट हो जाता है, और जो बचता है वो नेक्स्ट को जाता है। ऐसे अगले वाला भी वैसे ही होता है, उसको हीट मिलेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बाकी सराउंडिंग में टेम्परेचर जो है ना रेडिएट हो जाएगा, और फिर थोड़ा हीट अगले कर देगा। और क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग हॉटर टू कूलर की बात जाते हैं, हर सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग होता है। ठीक है, इधर से हीट जा रहा होगा, गर्म ये भी है, गर्म ये भी है, मगर ये ज्यादा गर्म होगा, कम गर्म होगा, क्योंकि इसके टेम्परेचर ज्यादा, उसका टेम्परेचर कम है। लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन को अगर डिस्कस करते हैं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो हम लोग रेड वाला कर रहे हैं, तो ये तो एक सेक्शन है, तो पूरे पे टेम्परेचर बराबर होगा, ये आइसोथर्मल स्टेट में है। अगली वाले शीट से कंपेयर करेंगे तो इसका ज्यादा टेम्परेचर है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, इतनी कुछ बातें समझ में आ गई हैं। और इसमें एक थर्मल कंडक्शन का एक डेफिनेशन दे रखा है, मैं एक लिटरल डेफिनेशन लिख देता हूँ थर्मल कंडक्शन का। लेकिन ये जो थर्मल कंडक्शन जो होता है ना, कंडक्शन ऑफ हीट जो होता है, थर्मल कंडक्शन, कंडक्शन के जरिए जो हीट ट्रांसफर होता है, उसका बेसिक जो प्रोसेस है ये ऐसा ही होता है। मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ना, ट्रांसफर करना हीट को, फिर अपने सेल्फ करना, रेडिएट होना, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, फिर ऐसे इसी तरह से होता है। तो मैं एक इसका लिटरल डेफिनेशन पहले लिखता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये इसका डेफिनेशन लिखा हम लोगों ने थर्मल कंडक्शन का। कंडक्शन का क्या था? इट इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट एट लोअर टेम्परेचर थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। यानी इसमें सॉलिड में क्या होता है, जब हीट देते हैं तो पार्टिकल अपने अपने पोजीशन पे ही है, सब अपने अपनी पोजीशन पे है। सिर्फ क्या होता है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से कोलिजन बढ़ जाता है, कोलिजन की वजह से हीट का ट्रांसफर होता है। और ये हम लोगों ने फिगर से हम लोगों ने समझाने की कोशिश की थी। तो ये इसका डेफिनेशन, इसे नोट कर लिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ समझ में बात आ रही है हम लोग? ये जो क्रॉस सेक्शन है, अलग अलग में छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन करके दिखाया हमने। ये जो एक क्रॉस सेक्शन है उसका अपना जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा पूरे सरफेस पे। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्रॉस सेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन, वो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। लेकिन जो एक सरफेस है उस पर टेम्परेचर हर जगह बराबर होगा, उसको कहते हैं आइसोथर्मल सरफेसेस। इसको क्या, मान लो ये वाला है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? आइसोथर्मल सरफेस। कितनी बात समझ में आई? आइसोथर्मल सरफेस। अब ये जो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे थे हम लोग, यहाँ दिखाया था T1 इज ग्रेटर देन T2, ये मैं मिटा ले रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे जो टेम्परेचर था T1 था, और ये थर्ड वाले को लेते हैं T2, तो ये दोनों बराबर तो है नहीं, कौन ज्यादा है हमने बताया था अभी, T1 ज्यादा होगा, T2 कम होगा। तो ये जो है जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे टेम्परेचर का वेरिएशन रहेगा। तो ये वेरिएबल टेम्परेचर रहेगा, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर होगा। मान लो ये यहाँ था, यहाँ पे टेम्परेचर T था, यहाँ पे गए टेम्परेचर T2 है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो इसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। क्या कहेंगे इसको? अ बॉडी हैज डिफरेंट टेम्परेचर इन डिफरेंट पार्ट। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंट टेम्परेचर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज नोन एज वेरिएबल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी एक ही बॉडी है मगर टेम्परेचर अलग अलग है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर है, तो इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल टेम्परेचर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल टेम्परेचर। ठीक है, different part of same body, different part of same body has different temperature,
different temperature is known as variable temperature. वेरिएबल टेम्परेचर। कितनी बात सुन में, एक ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर है, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल टेम्परेचर। कितनी बात। अब यहाँ पे बताएगा कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया, एक पार्ट लिया T1 है, यहाँ टेम्परेचर, ये T2 है, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, मान लो ये x है, यहाँ से यहाँ तक ये x है। कितनी बात सुन में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो डिफरेंट पार्ट का दो अलग अलग टेम्परेचर है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था, वेलोसिटी ग्रेडियंट याद है, अगर वीडियो देख रहे होंगे लगातार तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने बताया था कि जब पानी बहता है नदी में तो नीचे वाला बिल्कुल जो बॉटम में होता है उसके स्पीड 0 होता है, उसके ऊपर जाएंगे थोड़ा ज़्यादा स्पीड होता है, उसके ऊपर जाएंगे ज़्यादा स्पीड होता है, और उसको जैसे जैसे हाइट के हिसाब से अलग अलग हाइट पे अलग अलग वेलोसिटी होता है, उसी को हम लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से दिया है। यहाँ पे अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर है, तो कितना डिस्टेंस पे कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये वेरिएबल का हटाता हूं मैं, इसको मैं हटाता हूं, इसको लिखता हूं टेम्परेचर ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, इसे मैं मिटा दूं। क्या दे रखा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, the rate of change of temperature with the distance in the direction of flow of heat is called temperature gradient। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे यहाँ पे एक टेम्परेचर है T1, यहाँ पे एक दूसरा टेम्परेचर T2, और इतना डिस्टेंस है इन दोनों सेक्शन में, तो ये डिस्टेंस हो गया। तो इन दोनों के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस के साथ साथ कितना है, उसी को हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। इसका जो एक रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है वो मैं लिखता हूँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट का T1 माइनस T2 अपॉन x, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर मैं इसका स्केल लिखूं, यानी इसका यूनिट क्या होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट का, तो टेम्परेचर का तो हम लोग केल्विन ले सकते हैं, सेल्सियस ले सकते हैं, तो मान लो सेल्सियस पर सेंटीमीटर पर मीटर ले लेते हैं, सेल्सियस पर मीटर भी लिख सकते हैं ऐसा सिस्टम में। ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को ये रिलेशन लिखते हैं हम लोग। कितनी बात यहाँ तक समझ में आ गई। यानी हम अभी तक ये बताया कि जब हम लोग किसी बॉडी को, सॉलिड बॉडी को हीट करते किसी एक पार्ट में, तो हीट की वजह से उसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलने की वजह से वो जो सॉलिड में चूंकि बॉडी टाइटली फिक्स होते हैं तो वाइब्रेट करते हैं, तो अपने मीन पोजीशन पे जो पहले वाइब्रेशन होता था, अभी हीट मिलने की वजह से उसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बदल जाता है, और एम्पलीट्यूड जब बढ़ता है तो वो नियर बाई मॉलिक्यूल से कोलिजन बढ़ जाता है, और उसकी वजह से वो कोलिजन की वजह से हीट उसको नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स को मिलने लगता है। फिर थोड़ी देर में नेक्स्ट वाले के पास भी इतना एनर्जी होने लगता है कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने लगता है, फिर वो नेक्स्ट, इस तरह से हीट जो है ना ट्रांसफर होता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई चीज़ यानी कि हीट जो ना फ्लो कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, कोलिजन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ता है, एम्पलीट्यूड की वजह से कोलिजन बढ़ जाता है, कोलिजन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होता है, और इस तरह से एनर्जी जाते रहता है। हर सेक्शन का
एनर्जी अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उधर से हीट आता है, तो जिसके पास हीट आ रहा है, जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे थिन शीट, हम लोग एक सॉलिड को बिल्कुल थिन शीट के कॉम्बिनेशन से हम लोग मानते हैं। जैसे बहुत सारे मान लो प्लेट्स हैं, आप किचन में देखा होगा, मान लो 10 प्लेट है, 10 प्लेट को अगर एक साथ खड़ा करके ऐसे रख देंगे ट्रैक में, तो कैसा हो जाएगा? एक साथ ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 10 एक साथ ऐसे हो जाएंगे एकदम। शादी ब्याह में जाते हैं, खाने पीने को देखता है शादी ब्याह में कैसे प्लेट को रखते हैं, एक को उसको सजा देते हैं, नीचे में वो टिश्यू पेपर डाल देते हैं, और प्लास्टिक की एक कवर आती है, उससे उसको बिल्कुल टाइटली पैक कर देते हैं। फिर बाद में हम लोग प्लास्टिक फाड़ के फिर वो प्लेट को निकालते, फिर ले लेके जाते हैं। लेकिन अगर वो एक साथ है तो पूरा इतना बड़ा, इतने हाइट तक प्लेट है, इतने बड़ा हाइट तक प्लेट है, वो एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके इतना लंबा, उसमें मान लो 50 प्लेट है एक में, तो एक एक उसमें प्लास्टिक की पैकिंग में 50 प्लेट इसमें है, 50 प्लेट इसमें है, 50 प्लेट इसमें है, ठीक है। अब वो एक साथ है ना प्लास्टिक की कॉम्बिनेशन, तो वो एक मान लो एक सिलेंड्रिकल बॉडी हो गया वो, लेकिन उसमें कितने पार्ट्स है? 50 पार्ट्स है, 50 प्लेट्स 50 पार्ट्स। ऐसे ही बताया कि ये सॉलिड जो है ना, अगर छोटी छोटी थिन थिन शीट बना कर, रिंग बनाकर, शीट बनाकर देखेंगे, तो ऐसे जो है ना शीट वाइज एरिया होता है, और हीट जो है ना एक शीट को ही, यानी एक सेक्शन को हीट मिलेगा, वो यूज करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, साइड से थोड़ा हीट लॉस भी हो जाता है। फिर जो उसके पास जितना एनर्जी चाहिए पूरे जब मॉलिक्यूल्स को मिल जाते हैं, फिर वो उसके बाद एक्सेस होता है तो नेक्स्ट वाले को देने लगता है, फिर उसके मॉलिक्यूल हीट होने लगते हैं, हीट होने लगते हैं, हीट होते हैं, फिर चारों तरफ का मॉलिक्यूल जब हीट हो जाता है तो बाहर वाले सरफेस पे तो रेडिएट हो जाता है, कुछ जब ज़्यादा होने लगता है तो फिर नेक्स्ट वाले को, तो ऐसे शीट वाइज जो हीट ट्रांसफर होता है। बाकी अलग अलग सेक्शन में ज़्यादा, यहाँ जितना टेम्परेचर होगा वहाँ उससे कम होगा, जो हॉटर पार्ट है, जैसे से इससे दूर जाएंगे अगला सेक्शन में हीट कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो वो वेरिएबल टेम्परेचर होगा। एक ही बॉडी है मगर डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टेम्परेचर होगा, वेरिएबल टेम्परेचर होगा। उसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या नाम दिया, एक ये सब टर्मिनोलॉजी है, यूज किया गया है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या मतलब दिया कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर है, तो कितना डिस्टेंस में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। यानी T1 - T2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, कितना दोनों के दो सेक्शन जो ले रहे हैं हम लोग, उनके बीच का कितना डिस्टेंस, उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऐसे ही हीट ट्रांसफर होते 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 ये लास्ट पार्ट तक कर दिया, लास्ट पार्ट तक जाएगा। कितनी बात यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये जो साइड से जो हीट, जो साइड से ऊपर वाला सेक्शन से हीट जो रेडिएट होकर बाहर चला जा रहा था, अब उसको क्या करते हैं हम लोग, चारों तरफ से कोटिंग करते हैं इंसुलेटेड मटेरियल से, चारों तरफ से कवर कर दो इंसुलेटेड मटेरियल से, जैसे प्लास्टिक से या लकड़ी का कोई ऐसी चीज से, उसको ढक्कन से या लकड़ी का ऐसे मटेरियल उसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या होगा, जो हीट था वो रेडिएट होके बाहर नहीं जाएगा, या प्लास्टिक बॉडी जो है ना रेडिएट होके, प्लास्टिक से अगर कवर कर देते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, तो उसको कवर कर देंगे, तो वो जो साइड से हीट रेडिएट होके बाहर जा रहा था, अब वो हीट बाहर नहीं जाएगा, उसी में रहेगा। तो वो जल्दी हीट, ज़्यादा हीट की सेविंग होने लगी, तो वो अगला सेक्शन जल्दी जल्दी गर्म होता जाएगा। जो हीट बाहर जा रहा था, अब वो हीटिंग में इफेक्ट में आएगा, तो अगला सेक्शन उससे ज़्यादा गर्म होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, अगला सेक्शन और जल्दी गर्म होगा, और ऐसे हीट जो है ना यहाँ से यहाँ तक पहले के कंपेयर में जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी पूरा गर्म हो गया, तो अब हीट देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर अब क्या होगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस था, वेरिएबल टेम्परेचर था ना हमारा, कि यहाँ पार्ट में अलग टेम्परेचर है, यहाँ पार्ट में अलग टेम्परेचर है। अब क्या होगा, टेम्परेचर का तो डिफरेंस रहेगा, लेकिन एक सेक्शन का टेम्परेचर हमें कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे ये वाला सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा, और यहाँ से यहाँ तक सभी को जितना हीट चाहिए था उतना मिल गया। अब उसको आगे कहीं हीट नहीं देना है, और वहां से वो बंद है, आगे हीट जाना नहीं है, वो बंद है इंसुलेटेड से, इंसुलेटेड बॉडी से, तो हीट उधर जाएगा नहीं। तो अब क्या होगा कि अब इसके आगे हीट जाएगा नहीं, तो अब ये इधर से हीट लेगा नहीं। कितनी बात में, इधर से हीट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उधर हीट जाने की जरूरत ही नहीं है, ट्रांसफर करने की हीट की जरूरत नहीं है, और उधर से पैक भी है कि रेडिएशन भी नहीं होगा उधर से, उधर रेडिएशन को बंद कर दिया गया। तो अब ये जो है एक ऐसा स्टेज आएगा कि अब इधर से हीट ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे पहले हीट ट्रांसफर हो रहा था, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा तो इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट।
क्या बोलते हैं इसको, स्टेडी स्टेट। ये स्टेडी स्टेट यानी अब जो है हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जितना हीट का ट्रांसफ़र चाहिए था वो हो चुका है और बॉडी गर्म हो चुका है, जितना इसको मैक्सिमम गर्म होना था उतना गर्म हो गया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। जब बॉडी स्टेडी स्टेट में आ जाता है तो फिर क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो लिखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ये हम लोग स्टेडी स्टेट का एक लिटरल डेफिनेशन हमने डेफिनेशन लिख दिया। द स्टेट of the rod when temperature of every cross section of the rod become constant and there is no further absorption of heat in any part occurs is called steady state। क्या बताया कि एक बॉडी होता है, उसके हर पार्ट का जो टेम्परेचर है, हर क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी इसका टेम्परेचर अब ना बढ़ेगा, अब बढ़ेगा नहीं, इसका टेम्परेचर जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो हर सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया है, अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है और ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रहा, इधर से हीट अब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो इस स्टेट को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, द स्टेट ऑफ द रॉड when the temperature of every cross section of the rod becomes constant and there is no further absorption of heat occurs in any part is called steady state। steady state में कौन कौन से ऐसे फीचर का क्या होता है वो हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेडी स्टेट। ये कुछ प्रॉपर्टीज दे रखा है। जब कभी कोई बॉडी स्टेडी स्टेट में आ जाता है तो क्या क्या चीज़ें उसके बॉडी पे हो रहता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम बता रहे हैं। Temperature of two different part is different but the temperature of each part is constant। क्या मतलब हुआ, यानी दो डिफरेंट पार्ट का, मान लो एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, तो इन दोनों का दो अलग अलग पार्ट लोगे, अलग अलग सेक्शन लोगे तो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा। लेकिन एक सेक्शन जहाँ पे आप एक जगह देख रहे हो ना, उसका टेम्परेचर हर जगह उसका कांस्टेंट रहेगा, उसका कम ज़्यादा नहीं होगा अगर स्टेडी स्टेट है तो। जैसे मान लो ये एक स्टेट है, यहाँ पे T1 लिया, यहाँ पे T2 लिया, इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे पूरे बॉडी पे, पूरे क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर एक जैसा है, कांस्टेंट है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला, ईच ट्रांसवर्स सेक्शन इज एट आइसोथर्मल स्टेट। आइसो बताया क्या कि ये एक बॉडी या सेक्शन है, उसका टेम्परेचर हर जगह बराबर है, तो उसको हम आइसोथर्मल बताया तो था, कहीं पे आइसोथर्मल स्टेट पे होता है, आइसोथर्मल सरफेस कहलाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड अनदर। यानी हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जब मूव करते हैं तो वो बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाता है, हीट कम होता जाता है, डिक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। चौथा दे रखा, फ्लो ऑफ हीट इन ईच सेक्शन इज कांस्टेंट। यानी जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो जितना हीट इधर जा रहा होगा, जितना उतना, अब वो उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा, स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेडी स्टेट। अगर स्टेडी स्टेट आ जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। आगे चले, अब क्या बताए इसके आगे कि जब भी कभी हीट का ट्रांसफ़र होता है तो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो इसका दे रखा है थर्मल कंडक्शन और द फैक्टर ऑन विच ट्रांसफर ऑफ हीट इज डिपेंड्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए सॉलिड बॉडी डिपेंड्स ऑन। ठीक है, ये थर्मल कंडक्टिविटी देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो एक हम लोगों ने इस तरह का बॉडी का एक स्ट्रक्चर ले लिया कि मान लो एक ये बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, और इस तरफ से हीट जो है ना ट्रांसफर हो उधर की तरफ। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है मगर दिखाने के लिए हमने बड़ा बना दिया है। तो ये हॉट फेस है, इसका टेम्परेचर T1 है, ये कोल्ड फेस है, इसका टेम्परेचर T2 है। इन दोनों के फेस के बीच का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x है, और इसका जो एरिया, इस फेस का एरिया है ये इधर के बराबर ही होगा, जितना एरिया इधर होगा उतना एरिया इधर है, दोनों बराबर है। ये क्यूबिकल फेस है और ये जो हीट है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्यों जा रहा है, इतना हीट जा रहा है। ये सरफेस जो हीट रेडिएट होकर वेस्ट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ये सरफेस नीचे ऊपर वाला में हीट रेडिएट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो ये है।
कितनी बात सुन रही? अब यहाँ से जो हीट इधर ट्रांसफर होता है, किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है? वो थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज डिपेंड्स अपॉन, मैं एक लाइन लिख देता हूं यहाँ पे, द हीट कंडक्ट इन अ सॉलिड बॉडी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना, किस किस पे डिपेंड करता है? तो एक तो एरिया पे डिपेंड करता है, मैं पहले ओरिजिन बता दूं फिर मैं लिख दूंगा। एक एरिया पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा, कम एरिया होगा कम हीट का ट्रांसफर होगा या कम हीट कंडक्ट होगा, तो एरिया से डायरेक्टली डिपेंड करता है। दूसरा, टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ और यहाँ में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना तेजी से उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा, ये उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस पे डिपेंड करता है, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है उतना ही ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा। और तीसरा दे रखा, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तीसरा दे रखा टाइम, कितने टाइम तक हम लोग हीट दे रहे हैं, जितना देर तक हीट देते रहेंगे उतना ज़्यादा हीट जाता रहेगा, इधर से इधर निकलता रहेगा, उतना हीट निकलता रहेगा, कंडक्ट करता रहेगा ये, तो टाइम पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस x लिया हम लोगों ने, ये x पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये कि अगर थिन शीट होगा तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा और थिक शीट होगा तो उस एरिया से कम हीट ट्रांसफ़र होगा। तो इन दोनों फेस के बीच में कितना डिस्टेंस है उससे इन्वर्सली रिलेट करता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस, ठीक है। इसको यानी कि तीन से डायरेक्टली एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम, इन तीन से तो डायरेक्टली डिपेंड करता है और डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस से इन्वर्सली रिलेट करता है। कितनी बात सुन में, ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम लोग वाटर का फ्लो था पाइप में, वाटर का फ्लो ऑफ लिक्विड इन है पाइप, हम लोगों ने पहले पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें, कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह वगैरह, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज चलते हैं, करंट चलता है, कुछ इस तरह का इसमें भी वही सीन है। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो चार्ज नहीं, वो फ्लूइड नहीं, यहाँ पे हीट है। कितनी बात सुन में, तो आप उससे सिमिलर करके समझ सकते हैं मेमोराइज करने के लिए। आगे चलते हैं, किन किन पे डिपेंड करता उस पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या, द ट्रांसफर ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दूसरा दे रखा, द ट्रांसफर ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना, दोनों फेस का, इस फेस का उस फेस का टेम्परेचर कितना है, इन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा तेज, उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा। और तीसरा दे रखा है, ट्रांसफर ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितना ड्यूरेशन तक हम लोग हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। कितनी बात समझ में। और चौथा दे रखा है, ट्रांसफर ऑफ हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस, हॉट फेस एंड कोल्ड फेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इससे इन्वर्सली रिलेट करता है। अगर हम इन सबको एक साथ कंबाइन करें, मैं खाली नोटेशन में, रिलेशन में लिख रहा हूँ, लिटरेचर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, इतना लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बात तो आप लोग समझ रहे हो, अब तो समझदार हो, ठीक है। तो इनको हम लोग कंबाइन कर देते हैं चारों को, तो कैसे लिखेंगे, व्हेन कंबाइंड, when combined heat transfer is directly proportional to a T1 minus T2 into T upon x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, है ना। जो डायरेक्टली था वो तो ऊपर आ गया, जो इनवर्सली होता है वो नीचे हो जाता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, हम लोग एक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, तो के क्यू इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 T अपॉन एक्स, ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है हीट ट्रांसफर का। यहाँ पे जो K है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको,
के को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये के को बोलते हैं। बाकी पैरामीटर तो आप समझ गए क्या है, कितनी बात समझ में आई। यहाँ तक नोट कर लिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना जो लोग वीडियो से देख रहे हैं वो हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे मिटाऊंगा मैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा क्यू हीट ट्रांसफर कितना होगा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर मान लो इन दोनों सरफेस का एरिया जो है 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, मीटर स्क्वायर ले लो, 1 यूनिट है, तो एरिया हमने 1 यूनिट ले लिया। इस सरफेस का टेम्परेचर, इस सरफेस का टेम्परेचर का जो डिफरेंस है 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब मान लो ये 19 डिग्री पे है तो ये 18 डिग्री पे है, ये 20 पे है तो ये 19 पे है, 1 डिग्री का टेम्परेचर है। ये हम लोगों ने T1 T2 का वैल्यू 1 ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x का वो भी 1 यूनिट ले लेते हैं। ठीक, तो क्या देखते हैं कि a का वैल्यू 1, T का वैल्यू 1, टेम्परेचर डिफरेंस का वैल्यू 1, और यूनिट टाइम 1 सेकेंड में कितना हीट ट्रांसफर होगा, तो T का वैल्यू भी 1 ले लेते हैं और x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, यानी कि इनका डिस्टेंस 1 है। तो अगर हम लोग a का वैल्यू 1 ले, T1 माइनस T2 का वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, T का वैल्यू टाइम मानी कि 1 यूनिट टाइम के लिए, और x का वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू K के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, Q इज इक्वल टू K, बाकी सब 1 1 था। Q होता है हीट और K है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना, अमाउंट ऑफ हीट के बराबर होगा जब सरफेस एरिया यूनिट, टेम्परेचर डिफरेंस 1 यूनिट, टाइम फॉर 1 यूनिट टाइम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फेसेस, अपोजिट फेसेस आर 1 यूनिट। अगर सब 1 1 होगा तो उस वक्त जो हीट जा रहा होगा, वो जो हीट जा रहा होगा वो अमाउंट ऑफ हीट वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका एक हम लोग छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं, के का क्या डेफिनेशन होगा वो हम लोग लिख देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं आगे। ये मैं डेफिनेशन इसको के का डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दिया, मैं पढ़ देता हूँ क्या है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज पर यूनिट टाइम थ्रू यूनिट क्यूब ऑफ यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मतलब क्यूब होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों ही बराबर होते हैं क्यूब। तो इसका यहाँ से इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यानी कि इसका एरिया भी 1 आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी 1 आ जाएगा। क्यूब का मतलब ये हो गया। तो थ्रू अ यूनिट क्यूब of material when its opposite faces are kept at a temperature difference of 1 डिग्री, यानी इनका यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये एक लिटरल डेफिनेशन थर्मल कंडक्टिविटी का लिख दिया गया। कितनी बात सुन में आई? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताया कि के का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, इसे मिटाते हैं फिर मैं यूनिट बताता हूँ। ये देखिए यूनिट ऑफ के निकालने जा रहे हैं, तो ये हमारा के का क्यू का फॉर्मूला था, क्यू इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 इंटू टी अपॉन एक्स। तो के को रोक लिया, एक्स को इधर कर दिया, और बाकी इन सब को, ये तो मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में चला गया, तो ये हो गया क्यू एक्स, ये तो ऊपर चला गया, और वो बाकी टर्म ए T1 T2 का डिफरेंस और ये टी, ये तीनों नीचे चला आया। ठीक, अब हम लोग इसका यूनिट लिखते हैं। तो Q जो ना एनर्जी है, हीट है, इस एनर्जी का यूनिट हो जाएगा जूल, और ये डिस्टेंस है, ऐसा सिस्टम में अगर ले रहा है तो डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर, अपॉन ये एरिया है, ये मीटर स्क्वायर होगा ऐसा सिस्टम में, और टेम्परेचर का हम लोग ऐसा सिस्टम में लेते हैं केल्विन। ठीक है, तो ये केल्विन आ जाएगा, के से दिखा दिया, और ये टी, ये सेकेंड आ जाएगा ये। ठीक, ये मीटर से इसका ये पावर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जूल पर सेकेंड यहाँ पे लिख दिया, सेकेंड को इसके साथ कर दिया, और ये पर मीटर पर केल्विन कर दिया। जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी लिखते हैं, वाट पर मीटर पर केल्विन,
वाट होता है जूल पर सेकेंड होता है ना, पावर का यूनिट एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर, तो जूल अपॉन टाइम मतलब जूल पर सेकेंड होता है वाट, वाट पावर का यूनिट होता है। तो वाट पर मीटर पर केल्विन ये एसआई सिस्टम में होगा, ये तो एसआई सिस्टम में था। और सीजीएस सिस्टम में क्या बोलेंगे हम लोग, सीजीएस सिस्टम में इसी को हम लोग कह सकते हैं, ये जो एनर्जी था ये तो कैलोरी था, कैलोरी था, ये पर सेकेंड पर मीटर पर सेल्सियस, ये हमारा सीजीएस सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड तो ऐसी को सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर, ये पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर टेम्परेचर सेल्सियस में ले लिया, तो ये सीजीएस सिस्टम में हो गया, ये एसआई सिस्टम में हो गया हमारा इसका यूनिट। कितनी बात समझ में। आगे चले हम लोग, आगे एक चीज रखा हीट करंट। हीट करंट क्या मतलब हुआ, मैं अभी समझा रहा हूँ, एक टॉपिक और आज के लिए कराता हूँ, फिर कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हीट करंट को एक टॉपिक को समझा देते हैं। क्या बताया कि अभी जो हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला लिखा है Q इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू टी अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला हम लोग ने लिखा थर्मल कंडक्टिविटी का। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म शेप बनाया था, क्यूबाइड क्यूबिकल शेप बनाया था। लेकिन मान लो कोई बॉडी सॉलिड तो है मगर इरेगुलर शेप का है, ना उसका एरिया प्रॉपर है ना उसका डिस्टेंस का पता है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे हीट करंट। हीट करंट कैसे निकालेंगे, कितना हीट जा रहा है, यहाँ तो हमें एरिया पता है कि भाई ये इतना होगा तो एरिया ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसका थिकनेस भी पता नहीं, डिस्टेंस भी पता नहीं है, इरेगुलर शेप है ना वो, तो उसमें हीट कितना जा रहा है, कहाँ पे कितना जा रहा है, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या बताया कि ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत थिन शीट लेते हैं, बहुत थिन शीट, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन जानते तो होंगे, फिजिक्स में मैथ का बहुत यूज है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं पीसीएम ले लिया और फिर मैथ से हमें छुटकारा मिल गया 10th क्लास में। स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट तो मैथ छोड़ के सब खुश हो जाती है और मैथ से छुटकारा मिलेगा, बायोलॉजी लेके पढ़ लूंगा। लेकिन जो फिजिक्स है ना उसमें मैथ बहुत आता है, कई जगह पे मैथ का बहुत, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है, मैथ है। वर्ड्स प्रॉब्लम जैसे हम लोग मैथ में करते हैं, 9th-10th में मैथ में पढ़ा होगा, 9th-10th तक तो पढ़ा ही होगा मैथ, 11th-12th में छोड़ दिया होगा लेकिन 9th-10th तक पढ़ा होगा। तो जो वर्ड्स प्रॉब्लम हम लोग करते हैं मैथ में, वर्ड्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इक्वेशन बनाते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो हमारा जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल है वो तो वर्ड्स प्रॉब्लम ही है, वो वर्ड्स प्रॉब्लम ही है। वो क्वेश्चन पढ़ो, समझो कौन सा इंफॉर्मेशन दे रखा, फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर उस फॉर्मूले को लाओ, यूनिट कन्वर्ट करो, एक यूनिट में लाओ, फिर जाके सिंपल, तो वो पूरा वर्ड्स प्रॉब्लम ही है। तो ये सोचो कि अगर मैं पीसीबी ले लिया, मैथ से छुटकारा मिला, ये हमारा सिर्फ सोचना ही सोचना है, यूं कहे तो ये हमारी गलत फहमी है कि मैथ से छुटकारा मिल गया, बल्कि मैथ से तो अब मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें हर तरह के अलग अलग प्रॉब्लम है, पावर का अलग है, माइनस का अलग है। और ये मैथ अब जैसे मैं कहने जा रहा हूँ कि भाई डिफरेंशिएशन यूज कर लेंगे अगर इरेगुलर शेप मिला तो। इरेगुलर शेप का क्या मतलब कि मान लो एक ऐसे बॉडी है, अब इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, इसको हीट कर रहे हैं ऐसे, तो कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से, तो ऐसे हीट कैसे जा रहा होगा इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत थिन शीट ले लेंगे, बहुत ही थिन शीट लेंगे, इसका थिकनेस dx होगा। dx का मतलब वेरी स्मॉल थिकनेस, वेरी थिन थिकनेस, थिकनेस जो ना बहुत ही कम, बहुत ही बारीक है, तो dx ले लिया। जहां पहले हम लोगों ने x लिया था, डेफिनिट था, डेफिनिट डिस्टेंस था, यहाँ पे dx लेंगे। जो टेम्परेचर का डिफरेंस T1 T2 था, वहां पे इस वाले सरफेस और उस वाले सरफेस, यानी नीचे वाला सरफेस ऊपर वाला सरफेस में जो टेम्परेचर का डिफरेंस था वो dt लेंगे हम लोग, dt लेंगे हम लोग, यानी वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री भी नहीं हो सकता है, हो सकता 0.01 डिग्री हो, बहुत कम, तो वो dt ले लिया ऐसे। तो क्या बताया कि जब कभी कोई इरेगुलर बॉडी होता है जहाँ पे डेफिनेट डिफाइन नहीं है, वहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है और 1 यूनिट टाइम में, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हीट गया, हम पूरी बॉडी में नहीं ले रहे हैं,
पूरे बॉडी में नहीं ले रहा है, यहाँ से जस्ट यहाँ से यहाँ कितना गया उसको कहते हैं हीट करंट। हीट पासेस पर यूनिट टाइम, हीट passes per unit time is called heat current। heat current मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देता हूं। heat current, heat passes per unit time is called heat current। हीट करंट इसको दिखाते हैं, हीट करंट को H इज इक्वल टू, हीट करंट को दिखाते हैं dq अपॉन dt। ठीक है, और ये dq यहां से लेके आएंगे हम लोग। dq कितना हो जाएगा, अब मैं लिखता हूं, ये समझ में आ गया। यानी बहुत इरेगुलर शेप होगा तो थोड़े थोड़े से सेक्शन लेते हैं और उनमें कितना हीट ट्रांसफर होता है एक यूनिट टाइम में, वो उसको कैलकुलेट करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं हीट करंट। कि इस सरफेस से उस सरफेस, तो थीन वाली शीट इस वाले सरफेस से उस वाले सरफेस कितना हीट गया, उस वाले से फिर उस वाले में कितना गया, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सबको जोड़ देंगे तो टोटल पता चल जाए कितना हीट जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे रिलेशन लिखता हूँ, हीट करंट डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू यहाँ से कैसे लेंगे हम लोग वो दिखाते हैं। डी क्यू इज इक्वल टू के ए डी टी अपॉन डी एक्स है, ये Q का वैल्यू हो जाएगा हमारा डी क्यू इसको, ये K तो कांस्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी एक यूनिट एरिया में। ये जो भी हमारा एरिया होगा वो जो एरिया है, और ये dt जो टेम्परेचर डिफरेंस है dt है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो dx ले लिया। ठीक है, ये एरिया भी फिक्स होगा, जैसे एक यहाँ वाला सरफेस लिया और एक यहाँ वाला सरफेस लिया, तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों का एरिया आमने सामने का बराबर है। हालांकि थोड़ा सा डिस्टेंस जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, लेकिन उस वक्त उस दिन डिस्टेंस को हम लोग एरिया कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो ये डी क्यू का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डाल देते हैं, ये डी क्यू का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं H इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू का वैल्यू के ए डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी टी। यहाँ पे डी टी भी आता है, यहाँ पे टी तो छूट ही गया हमारा, यहाँ पे टाइम भी तो था, ये टाइम तो छूट ही गया था हमारा। ठीक है, तो ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, कितनी बार समझ में आई है। तो ये हमारा हीट करंट का फॉर्मूला होता है के ए डी टी अपॉन डी एक्स, के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ये हमारा हीट करंट का फॉर्मूला होता है। आगे चलेंगे हम लोग, कंटिन्यू रखेंगे अभी। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वो बच्चे जो हमारे वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा लगता है और कुछ करना चाहते हैं, अगर मुझसे फ़ायदा पहुंचने वाला है, ऐसा लगता है कि मेरे यूट्यूब से या मेरे लेक्चर से आपको फ़ायदा हो रहा है या होगा आने वाला दिनों में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो बच्चे जो 11th-12th में है तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे सोर्स से अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग से कर रहे होंगे, रीडिंग मटेरियल से कर रहे होंगे, दूसरे यूट्यूब से भी कर रहे होंगे। अगर मेरे यूट्यूब पे मेरे लेक्चर पे नज़र पड़ा है आपको पहली दफ़ा और आपको लग रहा है कि ये लेक्चर भी अच्छा लग रहा है, अगर आपके पास टाइम है, ऐसा लगता है कि मैं इसको देख के कुछ फ़ायदा उठा सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वो बच्चे जो 8, 9, 10 में और आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करने के लिए प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक बार में हम अपना नीट जेईई क्रैक करें और कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े। प्लान भी है, कंटेंट भी है, प्रोग्रामिंग भी है, और भी से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या है कि अगर प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो फिर सक्सेस मुश्किल हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं, एक स्लोगन है, बहुत सारे लोग सुना भी होगा, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। क्या? प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। अगर सक्सेस करना है किसी भी काम में या किसी भी प्रोग्राम में, तो पहले आपको प्लान करना होगा, और जितना अच्छा प्रोग्राम होगा, प्लान होगा, उतना ही सक्सेस होने के चांस ज़्यादा है, और अच्छा सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हो। अगर प्रोग्राम में, प्लान में अगर गड़बड़ी रहेगा प्लान में, तो वो फिर सक्सेस के चांस कम हो जाते हैं। तो पहले अभी प्लान करिए
और जुड़िए हमसे, प्लानिंग पे ज्वाइन करिए। अगर आप समझ नहीं पा रहे कि मुझे कैसे क्या करना है, तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हम समझाते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे। अभी आपके पास वक्त है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, अभी आपके पास वक्त है वहाँ तक जाने में, तो आपको बहुत सारी बातें आपको समझाते बजाते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।